रे बना देते हैं। जैसे ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये कैसे है, ये अंडाकार जैसा नहीं है, इसको टिल्ट कर दिया ऐसे करके, है ना। जैसे ऐसे गोल है, इसको घुमा दिया ऐसे करके। तो ये तो इसका मान लेते हैं जो रेडियस है वो R है और इसमें करंट आई जा रहा है। देखो ये वाला जो करंट है ना, ये बाहर तरफ दिखा रहा है ना, ये जो वायर का लूप है ये बाहर तरफ है और ये तुम्हारा अंदर तरफ रेडियस है। और हमको जो निकालना है किसी x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं, इसमें करंट जा रहा है। तो इस जगह पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये सीधे x डिस्टेंस नहीं है, एक वायर है और उसका साइड से है, तो मतलब कि ये वाला डिस्टेंस होगा। ये ठीक है, इसका नाम देते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो z बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं ये r² प्लस x², ठीक है। इस जगह पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं आइडियल, और इसका डायमेट्रिकल अपोजिट में भी आइडियल। देखो यहाँ पर भी करंट ही डायरेक्शन रहेगा और ये हो गया I वेक्टर में, कोई प्रॉब्लम अभी तक, ठीक है। तो ये दोनों के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी ध्यान दो कि ये जो आइडियल है, इस जगह से अगर हम ऐसे करते हैं, मान लो करंट जा रहा है, इसे वायर ही समझो, ये वाला जाता है तो यहाँ पर जहाँ भी रखेंगे वहाँ टिप पे जाएगा, उस जगह पर परपेंडिकुलर होगा। अगर इस लाइन पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर होगा ना ऐसे, तो ये जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये जो है ना ये 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो dB है। ये पहला वाला है तो इसके लिए बोल देते इसको dB1, ठीक है। ऊपर वाला के लिए बोल देते, हालांकि आइडियल और ये आइडियल दोनों बराबर है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ dB1 बोलते ताकि एक और लिखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये ध्यान दो, ठीक है, अभी तक सब समझ रहे। तो ये देखो ये पूरा 90 डिग्री है। अगर मान लो जो एक्सिस है और ये जो तुम्हारा z है, इसके साथ अगर एंगल ये थीटा है, ये थीटा, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा। और अगर मान लो फिर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ते तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर दोनों 90 डिग्री है कि नहीं, तो इसको हम बोले हैं 90 माइनस थीटा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों जोड़ के फिर 90 होना चाहिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dB को, अगर dB को देखा जाए तो dB का दो कंपोनेंट होगा, एक तुम्हारा इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा ना। तो ये थीटा एक्स, जैसे ये थीटा एंगल बना रहा है तो इधर थीटा रहता है, उधर क्या बोलते हैं dB cos थीटा, इसको 1 बोलते हैं। इसको काटते हैं और ये इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा dB, समझ में। देखो अब ना दूसरा वाला ये पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हम दूसरा वाला ये है कि इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस जगह से इसको हम मिला देते हैं, ठीक है, मिला दी। ये भी लेंथ z होगा क्योंकि इधर वाला अगर z है तो ये भी z होने वाला। तो अभी फिर से सोचो कि इसके कारण भी देखो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे है, तो ये इस तरह होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट में, इस लाइन पे, जिस लाइन पे हम दिखा रहे देखो इस पे ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्कर को देखना, मार्कर पे ये 90 डिग्री, ये वाला थीटा था तो ये भी थीटा रहेगा, होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों एक्सिस पे ये थीटा होगा। इतना दूर एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये वाला थीटा बोले हम, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। और फिर एक कंपोनेंट अगर इसी को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ये वाला हो जाएगा थीटा, क्योंकि देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये अभी जो कि ये और ये एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री है, ये थीटा और ये अगर 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों जोड़ के 90 होने वाला।
तो इसका मतलब अगर हम इसको dv बोलते हैं, dv2 बोल दो, है ना, क्योंकि इसको dv1 बोले थे तो इसको dv2, तो ये अगर थीटा के साथ रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, dv2 cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा के साथ रहेगा तो cos थीटा, थीटा के साथ नहीं रहेगा तो sin थीटा रहेगा, dv2 sin थीटा। ये दूसरा कंपोनेंट है, इस dv का एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा कंपोनेंट इधर है। क्लियर। अभी एक और चीज देखो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये और ये, क्योंकि आइडियल बराबर है, दैट इज कि dv1 cos थीटा dv2 cos थीटा आपस में बराबर होगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर गए। तो ऐसा हर जगह पर होगा। अगर हम आइडियल और इस आइडियल को वर्टिकली नहीं बोलना यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डायमेट्रिकली, डायमीटर के ऑपोजिट है ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंगे तो हर एक जगह पर, जैसे मान लेते हैं ये अगर लेते हैं तो यहाँ अगर एक लेते हैं तो यहाँ पर एक लेंगे, अगर यहाँ लेते हैं तो एक यहाँ लेंगे, तो हर एक डायमीटर का ऑपोजिट में दूसरा है कि नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करेगा, क्योंकि समझ रहे हो, जैसे अभी कर रहा है ना, तो इधर भी होगा इधर भी होगा, जिस तरह यहाँ पर भी एक होगा, फिर ऊपर वाला भी, फिर इसको भी, हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट होने वाला सबको कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि उधर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऑपोजिट में एक मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों का वो खत्म, वो नहीं आ जाएगा। ठीक। अगर हम बात करें कि तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, तो सीधी सी बात है, ये जो दो लिखे हैं dv2 sin थीटा और dv1 sin थीटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो किधर होगा, सेंटर की तरफ। ठीक है, देखो इस पॉइंट से सेंटर की तरफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इसे भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, जैसे देखो ऐसे करते हैं ना, अगर कहीं लूप में जा रहा है तो इस पॉइंट पे तो सेंटर पे तो पता कर लेते हैं, अगर दूर में भी होगा तो उसका भी डायरेक्शन अंदर तरफ है, टुवर्ड सेंटर। ठीक, तो देखो अभी हम ना इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाता है, एक मान लेते हैं वो dv लिखते हैं, और dv बराबर हो जाएगा dv1 sin थीटा प्लस dv2 sin थीटा। dv1 और dv2 बराबर है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 2dv sin थीटा, dv1 ही कर दो जो होगा। ठीक है, और इसको हम नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, एक मिनट के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक, जो इधर करेंगे वो भी इधर होगा। अभी देखो एक और चीज समझ लो, ये दोनों लिख दिए थे ना कि कैंसिल हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the axis is cancel out। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हम इसको ही खाली करना है। तो एक और चीज यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम बोलते हैं कि dv1 जो dv2 लिखे तो dv1 का वैल्यू क्या होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो फिर dv बराबर हो जाएगा, वो तो पता ही है, 0/4 पाई आई dl क्रॉस, यहाँ पर जो रहेगा वो z रहेगा बाई z। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वही z है, तो उसको ठीक करना चाहेंगे तो dv बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई आई dl। और देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है dl का और ये z का दोनों ना 90 डिग्री पे,
क्योंकि करंट इधर जा रहा है और डीएल उधर, एल जो जेड है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ये अगर सर्कुलर वाला लूप है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा या डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन जो जेड है इस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में ना 90 डिग्री और यहाँ पर हो गया जेड क्यू, तो एक जेड चला जाएगा तो डीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। इस डीवी को यहाँ पर पुट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर तो बना दो, क्योंकि उसके बाद हमको मिटाना पड़ जाता है। देखो ये जो रिजल्ट आया ये डीवी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल बाय 4 पाई और जेड स्क्वायर। तो यहाँ जो नेट था मैग्नेटिक फील्ड वो फिर से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी बराबर लिखते हैं 2 इंटू डीवी, और हमारा एक और चीज था ना रे साइन थीटा, दो गो है ना डीवी साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले एक फॉर्म में लाते हैं सबको। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा 2 और डीवी का वैल्यू वहाँ से डाल दो म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय जेड स्क्वायर और साइन थीटा। तो इसमें जो जो कॉमन है कॉमन ले लो। देखो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा क्योंकि थीटा कभी बदलेगा नहीं, और साथ में पुट भी कर देंगे हम उसको म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई बाय जेड, और साइन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर से देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब आर बाय जेड, ठीक है। और बच जाएगा खाली डी एल यहाँ स्क्वायर, हाँ अच्छा जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, और इंटीग्रेशन इसी का होगा। यहाँ पर ध्यान देना कि जो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे ना वो आधा ही करेंगे, मतलब कि पूरा 2 पाई आर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले इसका आधा ले लिए ना, एक वर्टिकली 2 से गुना कर चुके पहले, है ना। 2 से गुना कर दिए मतलब ये कैसे इंटीग्रेट हो, यहाँ या उल्टा उल्टा होते जाएगा इस तरह। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, ठीक। इसीलिए 2 से पहले गुना कर दिए, तो यहाँ पर जो एल का इंटीग्रेशन होगा वो 0 से पाई आर तक, समझ में रही वाला बात को, 0 से पाई आर ये वाला, और ये पूरा करते हैं तो 2 पाई आर होता है। तो इसको हम कहते हैं b इक्वल टू जो जो चीजें कटेगा उसको सब पुट कर देंगे। पहले हम लिख 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय जेड क्यू, और यहाँ पर आर भी, ठीक है। और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सीधे 2 पाई आर होगा एल, तो पुट कर देंगे 0 से पाई आर, ये कट जाएगा 2 आर में, और म्यू नॉट बाय 2 पाई आई इसको बैठा देते हैं, ये पाई आर हो जाएगा ना, आई इंटू पाई, एक आर है पहले से और एक और, तो पाई आर अब बाई जेड क्यू, तो ये पाई से पाई कट जाएगा और हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 जेड क्यू, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट होगा, लेकिन जेड को उस टर्म में लिखना जो हमको जरूरत है। जेड तो दिया नहीं, आर और एक्स के टर्म में, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, और जेड का वैल्यू हमारा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई, ठीक है। क्योंकि जेड बराबर क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर 2 दिए हैं क्योंकि रूट में, यही है फाइनल आंसर। यहाँ पर एक केस और बनता है कि अगर स्पेशल केस के x का वैल्यू 0 होगा तो देखेंगे क्या x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा,
और भी तरीका ऊपर नीचे पाई से, तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में भी डिफाइन करेंगे। तो पहले अब इसको देखिए, फाइनल यही है। देखो ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब है कि देखो अगर x का वैल्यू हम 0 कर देते, जैसे मान लो यहाँ आ जाएगा, तो ये सेंटर वाला केस हो जाएगा। तो स्पेशल केस उसी को बोलते हैं। ये x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देखो तो क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 और ये 3/2 ना, x 0 पुट कर दे तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, और ये देखो ये कट जाएगा, सिर्फ क्यू बचेगा, तो आर क्यू ये कट, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2। देखो तो ये वही वाला केस हुआ कि नहीं, जो सर्कुलर लूप के लिए सेंटर में निकाले थे, इसका मतलब ही होता एट सेंटर। मतलब जैसे ही हम पुट करेंगे x का वैल्यू 0, वो वाला सर्कल वाला का इक्वेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो उतना कैसे आएगा, कोई भी नंबर या नीचे में इन्फिनिटी है तो 0 ना हो जाएगा। बहुत दूर चले गए हैं इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो केस 2 उसको भी बोल सकते हैं। इफ x इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत दूर, तो उस टाइम जो b रहेगा वहाँ पर रहेगा 0। ये थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते हो कि अगर कोई चीज़ का इफेक्ट हमको इन्फिनिटी में देखना, तुम ही सोचो कि कोई मैग्नेट हम रखें या कोई लूप रखें और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर में क्या होगा, नहीं होगा, वहाँ असर होगा, नहीं तो ऐसे करेंगे, ये देखो खींच लेंगे वैसे मैग्नेट से, हो जाएगा क्या। अगर इस टर्म को याद रखना, अगर हम बात करें x बराबर तुम्हारा 0 पुट करते हैं, ठीक है, और इफ x इक्वल टू 0 क्या पुट करें, x इक्वल टू 0 और ऊपर नीचे पाई से इंटू कर दो, नहीं तो यही वाला तो देखो ना, उसमें पुट करें हैं, तो वहाँ देखो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, और ऊपर में पाई से गुना कर दो, क्या बोले, ऊपर में पाई से गुना कर दो, और नीचे में भी तो करना पड़ेगा ना, अगर ऊपर में करेंगे तो नीचे में भी करेंगे, और x बराबर 0 कर देते तो ये हो जाएगा आर क्यू, होगा कि नहीं, ये 0 पुट कर देता, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और तो ये वाला 2 पाई रखो और यहाँ पर आर क्यू रखो, इसको अंदर करो। ये I इंटू एरिया है कि नहीं, और I इंटू एरिया को क्या बोलते हैं, याद है, मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं भूल गए क्या, ये इक्वल टू I इंटू ए ना लिखते थे, कहाँ बताए थे वाला, कौन टॉपिक में बताए हम ना, टॉर्क बता रहे थे उस टाइम, ठीक है, म्यू क्रॉस बी टॉर्क का जो फॉर्मूला था, उसमें म्यू बराबर I इंटू ए लिखे थे, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू, तो देखो तो ये म्यू नॉट, ये लिखते हैं हम म्यू, और इसको तो काम करते ऊपर नीचे 2 से गुना भी कर देते है ना, इसको कर दो 4 पाई और इसको 2 म्यू बाय आर क्यू। ये सिमिलर है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, याद है, उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे, उसमें था 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और थोड़ा गलत लिखा 2p/r3 कुछ ऐसा ही था ना डाइपोल का। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये वाला क्या है मैग्नेटिक डाइपोल। मिलता जुलता है कि नहीं। अरे यहाँ पर ये जो म्यू है ये मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पर जो पी है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो वहाँ पर जहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई है वहाँ पर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन था। ये थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट लिख देते। तो ये 2p वेक्टर बाय r क्यूब और इसमें भी वही है, तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखो। ओके खत्म। तो सिमिलर है कि नहीं। ये कभी कभी देखो तो सारा चीज एक जैसा हो गया।